नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी एक प्रैक्टिस सीरीज, जीएस की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है और ये जो सीरीज होने वाली है एकदम धमाका तरीके की सीरीज होने वाली है। एकदम आपको इसमें लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे और ये जो सीरीज होगी हमारी जीएस प्रैक्टिस सेट जो है, ये हमारी आज दूसरे नंबर की सीरीज है। यानी इस सीरीज की संख्या जो है 2 है। ये इसका मतलब ये है प्रैक्टिस सेट 2। ये जो सीरीज है हमारी यूपी पुलिस, री एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास आज की होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यहां पर लिखा है निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड चारोन नामक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका मतलब यह है कि ये जो चारोन है ये किसका प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी प्लूटो और ऑप्शन डी वरुण। यहां पर कहा गया ये जो चारोन नामक एक उपग्रह है ये किसका प्राकृतिक उपग्रह है। तो सबसे पहले ऑप्शन बी देखते हैं। बेटा ऑप्शन बी जो है ये एक अपने आप में एक खुद उपग्रह है। क्या है ये? उपग्रह है। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो टाइटन है, चारोन तो नहीं है। क्लियर। अगर हम वरुण की बात करते हैं तो वरुण का जो मुख्य उपग्रह है वो टाइटन है। क्लियर। चारोन नहीं है। तो यहां पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन सी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो चारोन नामक उपग्रह है ये किसका उपग्रह है? प्लूटो का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो कर्क रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। कहां होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। एक बार इसको देख लेते हैं। ये हमारा ग्लोब है। अगर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं इक्वेटर। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके अगर हम उत्तर की ओर चलते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं? कर्क रेखा। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे क्या कहेंगे? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, क्षितिज रूप से मध्य से गुजरती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए असम, असम तो नहीं रहने वाला है। ऑप्शन बी मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। हम आपको यहां पर बता दें कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर। अब इन 8 राज्यों में से कौन सा एक राज्य ऐसा है जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, मिजोरम। यहां पर एक बार देख लेते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कितने हैं? 8 राज्य। 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो नंबर एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है। अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर, राजस्थान, राजस्थान से होकर गुजरती है। क्लियर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्लियर। झारखंड। ठीक है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? नेक्स्ट है मिजोरम, त्रिपुरा। क्लियर। तो इन राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। हमारा आंसर क्या है? बी, मिजोरम से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, तारे पूर्व से पश्चिम में, क्या लिखा है यहां पर? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण घूमते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। तारे पूर्व से पश्चिम में
किस कारण घूमते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर दोस्तों तारों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तारों की बात हो रही है। अगर हम अपने तारे की बात करें, जो हमारे सौर परिवार का या सौर मंडल का मुखिया है या प्रधान है, वो है सूर्य। हम सूर्य की ही अगर बात करें तो सूर्य की जो घूमने की जो दिशा है वो क्या है? पूर्व से पश्चिम है। क्या है भाई? पूर्व से पश्चिम। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है, इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? ऑप्शन देखते हैं। ब्रह्मांड के समस्त पिंड, ब्रह्मांड के यहां पर देख लीजिएगा, ब्रह्मांड के समस्त पिंड, यहां पर लिखा है समस्त पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल बात गलत, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के जितने भी पिंड है, पिंड में तारे भी आते हैं, ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे अपने सौरमंडल की अगर बात करें, 8 ग्रहों में से जो 6 ग्रह हैं वो तो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमते, उनकी दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। यहां पर देखते हैं, ऑप्शन बी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। यह बात सही है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, लेकिन इस बात से यह बात क्लियर नहीं हो रही है कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों घूम रहे हैं। तो यह ऑप्शन भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ऑप्शन डी है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। यह गलत है। क्या है? गलत। हमें तारे जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। किस कारण से? क्योंकि पृथ्वी की जो घूर्णन दिशा है या परिक्रमण दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है, इस कारण से। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा सी सही। इसका क्या मतलब है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इस घूमने के कारण ही हमें सूर्य या तारों की जो घूर्णन गति है, जो उसकी दिशा है, वो हमें पूर्व से पश्चिम दिखाई देती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का या आसमान का सबसे चमकदार तारा है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्लियर? आकाश का सबसे चमकदार तारा, ऑप्शन ए प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन बी ये लिखा है बर्नार्ड लिखा है। क्या लिखा है भाई? यहां पर बर्नार्ड लिखा है। ऑप्शन सी है नेबुला और ऑप्शन डी है सीरियस। इसको अगर कहें, इसको सीरियस भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बेटा? सीरियस भी इसको पढ़ा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन। प्रॉक्सिमा सेंटोरी की अगर बात करते हैं तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक तारा है, सही बात है, लेकिन यह जो है सूर्य के बाद, क्या सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा। पहले कौन है? सूर्य, और सूर्य के बाद अगर कोई निकटतम तारा है तो वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, लेकिन चमकदार तारा ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी नहीं है। क्लियर? बर्नार्ड की बात करते हैं तो बर्नार्ड कोई भी किसी भी प्रकार का कोई तारा नहीं है। नेबुला की अगर बात करते हैं तो नेबुला एक प्रकार की क्या बोलते हैं, निहारिका है। क्या है नेबुला? निहारिका होती है, न कि तारा। क्लियर? अब निहारिका क्या होता है? निहारिका, निहारिका हीलियम गैस के बने विशाल पिंड होते हैं। क्या होते हैं? हीलियम गैस के बने विशाल पिंड होते हैं। देख लीजिएगा यहां पर, निहारिका या नेबुला क्या होते हैं? हीलियम गैस के बने बादल होते हैं जिनसे आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी सी भी गलत हो जाता है। और अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सेरियस। क्या बचता है? सेरियस। ये क्वेश्चन का आंसर डी है। क्या होगा आंसर? डी, सेरियस। कहने का मतलब यह है, आकाश का जो सबसे चमकदार तारा है वो सेरियस है, और इस सेरियस को बेटा डॉग स्टार की संज्ञा भी दी जाती है। इस सेरियस स्टार को, सेरियस तारा है ये, इसको किसकी संज्ञा दी जाती है? डॉग स्टार की भी संज्ञा दी जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा डॉग स्टार किसे कहा जाता है, तो डॉग स्टार सीरियस तारे को कहा जाता है, जो हमारे अंतरिक्ष का या आकाश का सबसे चमकदार तारा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? इसको देख लीजिएगा, इसको नोट्स भी नोट कीजिएगा अपने, अगर कॉपी पेन अगर आप लेकर के बैठे हैं तो उसको देखिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए क्रीट, इसको कोरोना भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कोरोना है। क्लियर? कोरोना।
प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर इसको बोला जाता है, क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर। वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो हमें सूर्य की सबसे बाह्य परत जो है, सूर्य के जो सबसे बाह्य भाग है वो दिखाई देता है। और सूर्य का सबसे बाह्य भाग कौन सा है, कोरोना है। कौन सा है भाई सूर्य का सबसे बाह्य भाग, कोरोना है। क्लियर। तो यहां पर ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आंसर ए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। कोरोना दूसरा नाम है इसका, तो आंसर होगा ए। ये जो है सूर्य का सबसे बाह्य परत है, सूर्य की सबसे बाह्य भाग है या परत है। क्लियर। अगर हम प्रकाश मंडल की बात करते हैं, आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें या एक्सप्लेन करते हैं तो देखते हैं, प्रकाश मंडल जो है उसको फोटोस्फीयर भी कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर। यह सूर्य की वह बाह्यतम परत है जो हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। प्रकाश मंडल की वह परत है, वह परत है जिसे देखा जाता है, जिसे देखा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, वर्णमंडल एक इसकी परत है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन है कि सूर्य का कितने भाग हैं, सूर्य की कितनी परत है, या सूर्य कितने भागों में डिवाइड है, कितने भाग हैं सूर्य के। क्लियर है, आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट आंसर हमारा यहां पर क्रीट है, कोरोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी डायोराइट। क्लियर। अब यहां पर अगर हम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं तो ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट तो किसी भी पृथ्वी के स्थलखंड की महाद्वीपीय परत का निर्माण करता है। बेसाल्ट की अगर हम बात करते हैं तो महासागरीय परत का निर्माण करता है। ऐसे में हमारे पास अब सी और डी ही ऑप्शन बचते हैं, निकेल या डायोराइट। इसको देख लेते हैं। एडवर्ड स्वेस के अनुसार अगर हम पृथ्वी के विभाजन की बात करें या पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड करने की बात करें, अगर हम पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है क्रस्ट। सब आप लोग जानते हैं क्रस्ट, इसी को भूपर्पटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बात। एडवर्ड स्वेस के अनुसार इसको सियाल नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्लास में हमने ये बात डिस्कस की थी, आया था इस प्रकार का क्वेश्चन। इसका मतलब यह है पृष्ठ का जो ऊपरी भाग होता है, पृष्ठ की जो ऊपरी परत होती है, भूपर्पटी वाला भाग होता है, वो सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है। कहने का मतलब इसमें जो प्रधानता होती है वो सिलिका और एल्युमिनियम की होती है। नेक्स्ट जो है, क्या हो रहा है इसमें, नेक्स्ट मेंटल मध्यवर्ती परत है। इसमें इसको सीमा कहा है एडवर्ड स्वेस ने। अब इसकी अगर बात करें तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। और जो ये केंद्रीय भाग है, ये जो केंद्रीय भाग है इसमें निफे इसको कहा है, क्या कहा है, निफे। अब इस परत में निकिल, क्या निकिल और आयरन की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, निकिल और आयरन की प्रधानता होती है। और दोनों ही भारी पदार्थ हैं और दोनों के दोनों चुंबकीय पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं, दोनों ही चुंबकीय पदार्थ है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर इसमें ऑप्शन है निकेल। और निकेल कैसा पदार्थ है, एक चुंबकीय पदार्थ है और पृथ्वी के केंद्रीय भाग में पाया जाता है, पृथ्वी की सबसे निचली परत में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, चुंबकीय पदार्थ, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ का आंसर क्या होगा, निकेल। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। क्लियर। एक बार और देखते हैं, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी परतदार और ऑप्शन डी
गैब्रो। यहां पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की ग्रेनाइट, तो बेटा ग्रेनाइट जो है महाद्वीपीय परत का निर्माण करता है। ये जो एक चट्टान है, ये जो सेल है ग्रेनाइट जो है ये महाद्वीपीय परत का निर्माण करता है। किसका? महाद्वीपीय यानी स्थलखंड का, स्थलखंड की जो परत है उसका निर्माण करता है। बेसाल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो बेसाल्ट जो है महासागरीय परत का निर्माण करता है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगर हम परतदार और गैब्रो की बात करते हैं तो ये चट्टानों के, किसके? चट्टानों के रूपांतरित रूप हैं। किसके? ये चट्टानों के रूपांतरित रूप है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आंसर है बेसाल्ट। महासागरीय परत का या सतह का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्न में से कौन सा सॉरी यहां पर मिस्टेक है, थोड़ी प्रॉब्लम है, टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सौर परिवार, ये सही हो गया, निम्न में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है। यहां पर सौर परिवार की अगर बात हो रही है तो ये सोलर सिस्टम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? सोलर सिस्टम की बात हो रही है, सौरमंडल की बात हो रही है। क्लियर? सौरमंडल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु कॉमेट, ऑप्शन सी ग्रह और ऑप्शन डी निहारिका। हमने इस चीज को देखा भी है कि अगर हम सौरमंडल के एक मेंबर्स या फैमिली की बात करें तो इसमें कौन कौन से सदस्य रह सकते हैं, कौन कौन इसके अंतर्गत रह सकता है, इस सौरमंडल में या इस सौर परिवार में कौन कौन रह सकता है वो देख लेते हैं। एक तो तारे हैं, दूसरी बात ग्रह इसमें उपस्थित होते हैं। हमारा सौरमंडल जो है वो किन किन सदस्यों से या किन किन खगोलीय पिंडों से मिलकर के बना है, वो खगोलीय पिंड सौर परिवार का हिस्सा होते हैं, देख लेते हैं। दूसरा है नेक्स्ट उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड या धूमकेतु। क्लियर? धूमकेतु। ठीक है, अब यहां पर आप देख लीजिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्षुद्र ग्रह सौर परिवार से संबंधित है। क्लियर? बी धूमकेतु है ग्रह सौरमंडल में आते हैं। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है निहारिका, तो इसका आंसर क्या होगा? डी निहारिका। सौर परिवार से संबंधित कौन नहीं है? निहारिका। अगर मैं निहारिका की बात करूं तो यह आकाशगंगा का प्रारंभिक स्वरूप होता है। क्या होता है? आकाशगंगा का प्रारंभिक अवस्था होती है जिसके माध्यम से आकाशगंगा का निर्माण होता है। निहारिका क्या होती है? हीलियम गैस के घने बादलों का झुंड होता है। घने बादलों का झुंड को हम क्या कहते हैं? हीलियम गैस के घने बादलों के झुंड को हम क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं, नेबुला कहते हैं। तो ये सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना अंकित किया गया? यहां पर पृष्ठ की बात की गई है तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना अंकित किया गया है? ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, 18000 डिग्री सेल्सियस या 24000 डिग्री सेल्सियस। तो हम बात करते हैं यहां पर पृष्ठीय से, मतलब पृष्ठ का मतलब है प्रकाश मंडल की बात कर रहा है। ये कौन सी सतह की बात कर रहा है? प्रकाश मंडल की। इसी को फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसका तापमान कितना होता है? जो सूर्य की एक सतह है फोटोस्फीयर, उसका तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कहां है? ऑप्शन ए में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना अंकित किया गया है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वहीं हम सूर्य के केंद्र के तापमान की बात करें, कितना? सूर्य के केंद्र के तापमान की अगर बात करें तो उसके केंद्र का जो तापमान होता है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? बहुत ज्यादा तापमान होता है और इतना तापमान किसी भी तारे में नाभिकीय संलयन की क्रिया के लिए उपयोगी होता है।
क्लियर। अब बात आती है कि जो सूर्य है, यहां पर एक बात मैं बता दूं कि सूर्य में कौन सी क्रिया हो रही है कि जो इतना तापमान हो जाता है, इतना प्रकाश होता है, इतनी इसकी उष्मा होती है, हीट होती है। तो सूर्य में जो इतना तापमान, इतना प्रकाश, इतनी उष्मा है, तो नाभिकीय संलयन के कार्य हो रही। कौन सी क्रिया हो रही है? नाभिकीय संलयन। क्लियर है भाई बात? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तारे या सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नोट कर सकते हैं इसको। मंगल ग्रह की परिक्रमा, कहने का मतलब यह है मंगल ग्रह जिस कक्षा में रहकर के सूर्य की परिक्रमा करता है, मंगल ग्रह जिस निश्चित कक्षा में रहकर के सूर्य की परिक्रमा करता है, उस परिक्रमा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी चाइना। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, प्रथम एशियाई देश है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला भारत प्रथम एशियाई देश है। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं कि भारत कौन है भाई? भारत है मंगल की कक्षा में जाने वाला। आपने देखा होगा मंगलयान की बात पिछले कुछ दिनों में चल रही थी। अगर मैं विश्व की बात करूं कि पूरे विश्व में सबसे पहले कौन गया है मंगल की परिक्रमा में, तो नंबर यूएसए। क्लियर। यहां पर रशिया, यूएसएसआर कह सकते हैं, या रसिया। और ऑप्शन 3 पर है यूरोपियन यूनियन, ईयू। कौन? यूरोपियन यूनियन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पर है अपना इंडिया। अगर पूरे विश्व की बात करें, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, तो भारत का चौथा स्थान है। एशिया की बात करें कि मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है, तो भारत है। और प्रथम विश्व की बात करें तो प्रथम यूएसए है और भारत का स्थान चौथा है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, यहां पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जाता है। यहां पर एक वर्ड आया, एक टैग वर्ड है, एक शब्द है मध्य रात्रि सूर्य। इसका मतलब यह है कि भारत या पृथ्वी पर ऐसा कौन सा क्षेत्र है, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जब मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है? तो ऑप्शन देखते हैं। यहां पर बेटा दुष्ण नहीं है, ये उष्ण है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये है, उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। और ऑप्शन डी है सूर्य ग्रह के समय, सूर्य ग्रहण, ये लिखा है सूर्य ग्रहण के समय। क्या है ये? सूर्य ग्रहण के समय, मध्य रात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अच्छा, एक बात को देखते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, 23.5 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में आता है, भूमध्य रेखा से ऊपर आता है। क्लियर। तो वहां तो कभी भी ऐसी स्थिति बनती नहीं कि आधी रात को सूर्य दिखाई दे या मध्य रात्रि मिडनाइट सूर्य दिखाई दे। क्लियर। अब यहां पर देखते हैं तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तो मध्य रात्रि को सूर्य नहीं देखा जाता है, ये ऑप्शन। उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में भी ये नहीं देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्लियर। जो आधी रात को सूर्य दिखाई दे। अब ऑप्शन यहां पर सी बचता है। ऑप्शन क्या बचता है यहां पर बेटा? ऑप्शन सी बचता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। तो यहां पर हमने वैसे ही ऑप्शन को एलिमिनेट किया। यहां पर हमने अभी तक कोई सूचना, कोई जानकारी इसके बारे में नहीं थी, लेकिन हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपना सही आंसर किया। अब यहां पर देखते हैं कि इसकी स्थिति बनती कब है, या पृथ्वी के किस क्षेत्र पर ऐसी स्थिति बनती है कि मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है, उस चीज की चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कर्क संक्रांति, कर्क या मकर संक्रांति के समय
के समय उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ऐसी प्राकृतिक घटना देखी जाती है। प्राकृतिक घटना देखी जाती है मतलब मध्य रात्रि को उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, कब? उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में मध्य रात्रि को सूर्य देखा जाता है, देखी जाती है। क्लियर? कब देखी जाती है? कर्क या मकर संक्रांति के दौरान उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ऐसी घटना देखी जाती है। अगर मैं इसकी बात करूं कहां कहां उच्च अक्षांशीय क्षेत्र का मतलब कहां कहां? कनाडा, नॉर्वे, अलास्का जैसे क्षेत्रों में ऐसी घटना रात्रि के समय देखने को मिलती है, लेकिन एक स्पेसिफिक समय में, एक विशेष समय में, कर्क और मकर संक्रांति के दौरान। तो ये क्षेत्र कहां है? कनाडा, नॉर्वे, ये सब। डेनमार्क भी इसमें आ जाएगा, डेनमार्क। क्लियर? ये सारी चीजें। तो ये आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में है। कहां है? आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों की सतह पर सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। बहुत इजी क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है। क्या है भाई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? महासागरों की सतह पर सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या है? आप लोग को सबको पता है कि जब चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल किसी समुद्री सतह पर पड़ता है तो क्या आते हैं? ज्वार आते हैं। सीधी सी बात है, क्या आते हैं भाई? ज्वार आते हैं। और यहां पर क्या लिखा है आंसर? ज्वार भाटा। इसको क्लियर कर देते हैं। देखिएगा, जब चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल समुद्री सतह पर प्रभावी होता है तो समुद्री जल ऊपर की ओर उठता है। क्या होता है? समुद्री जल ऊपर की ओर उठता है। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के प्रभाव से जब ये प्रभाव समुद्री सतह पर पड़ता है तो समुद्री सतह से जल ऊपर की ओर उठता है, तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार। लेकिन जब उसकी विपरीत स्थिति में पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो वो जल पीछे की ओर हट जाता है, और जब जल पीछे की ओर हटता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्वार भाटा। महासागरों की सतह पर सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है ज्वार भाटा। क्या है भाई? ज्वार भाटा। क्लियर? अब अगर हम ज्वार भाटा की प्रक्रिया में बात करें कि इनमें से दोनों में से किसका बल अधिक कार्य करता है, तो यहां पर चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक प्रभावी होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बल अधिक प्रभावी है। कब है अधिक प्रभावी? ज्वार भाटा के समय। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि पर ये गलत है, विधि नहीं है। ये क्वेश्चन क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से किस तिथि लिखा है? क्या है दोस्तों? तिथि है, विधि नहीं है। क्लियर? निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध, क्लियर, दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयनांत देखा जाता है। शीत अयनांत का मतलब शीत ऋतु। किसकी बात करते हैं? शीत ऋतु। किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो रही है? इसका मतलब यह कर्क रेखा की बात हो रही है, सॉरी मकर रेखा की बात हो रही है। दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करेंगे तो मकर रेखा की बात हो रही है कि मकर रेखा पर या मकर रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में कब शीत अयनांत होता है या शीत ऋतु होती है? कब शीत ऋतु होती है? तो यहां पर देखते हैं 5 अगस्त, 10 अगस्त, 15 फरवरी या 21 जून। तो हमारा आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, 21 जून। देखिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। अगर वहीं हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को दिन सबसे छोटा और रात बड़ी होगी। और ऐसी स्थिति कब बनती है? ऐसी स्थिति शीत ऋतु में बनती है।
क्लियर। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। तो आंसर हो जाएगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। देखिए भाई, अगर कोई पॉइंट यहां पर है, यहां पर भी मान लीजिएगा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, अगर इस स्थान पर जाते हैं तो यहां भी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इस स्थान का भी। तो इन स्थान को मिलाने वाली, समान स्थान को मिलाने वाली रेखा वाले तापमान को क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां पर अलग अलग स्थानों पर समान तापमान पाया जाए, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए देखेंगे आइसोबार, ऑप्शन बी आइसोहाइट, ऑप्शन सी आइसोहेलाइन, और ऑप्शन डी आइसोथर्म। जैसा कि आपसे इनके नामों में पता चल रहा है कि एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आइसोथर्म। टेम्परेचर यहीं से पता चल रहा, आंसर क्या होगा आइसोथर्म। अब इसको देख लेते हैं आइसोबार क्या है। तो बेटा आइसोबार जो है वो समदाब रेखाओं से संबंधित है। किससे? समदाब, यानी समान दाब वाली रेखाएं, समदाब रेखा। आइसोहाइट का संबंध समवर्षा, किससे संबंध है इसका? समवर्षा रेखा। और आइसोहेलाइन समलवण क्षेत्र, किससे है? समलवण। कहने का मतलब यह है एक ही लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहा जाता है। यह किससे संबंधित है? यह तापमान से संबंधित है। क्लियर। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आइसोथर्म। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसे देख लीजिएगा, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा भारत का मैप होता है, विश्व का मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, ज्योग्राफिकल मैप होता है। क्लियर। तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्टोग्राफी, ज्योग्राफी भूगोल को कहते हैं। क्लियर। ठीक है भाई। कपोलॉजी, ये कैपोलॉजी है वैसे। जियोलॉजी, क्लियर, जियोलॉजी। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें एक भी वर्ड जो है मानचित्र से संबंधित यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। इसका आंसर होगा आंसर ए। कार्टोग्राफी में मानचित्र का अध्ययन किया जाता है या मानचित्र को बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्टोग्राफी। अगर हम जियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें पृथ्वी के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, भूस्वरूप का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। जियोलॉजी में भूस्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ज्योग्राफी भूगोल को ही कहते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए, कार्टोग्राफी। नेक्स्ट यहां पर लिखा है रूफ। क्या लिखा है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ये एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश में लिखा है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या लिखा है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अगर इसे लिखे हिंदी में तो विश्व की छत। किसे जाना जाता है? यह है माउंट एवरेस्ट। क्या है ये माउंट एवरेस्ट लिखा है। माउंट एवरेस्ट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पामीर का पठार, साइबेरिया का मैदान, या हिंदुकुश पर्वतमाला। हिंदुकुश पर्वतमाला। क्लियर। यहां पर देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि पामीर की पठार को विश्व की छत या संसार की छत के नाम से जाना जाता है। छत के नाम से जाना जाता है। किसकी? विश्व की छत या संसार की छत के नाम से जाना जाता है। किसे? पामीर के पठार को। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? पामीर के पठार को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पामीर का पठार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? घाट या तट पर स्थित है। पोटोमैक एक नदी है। कौन सी नदी है भाई? पोटोमैक एक नदी है। इस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी मैड्रिड, ऑप्शन डी वाशिंगटन
डीसी। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर है डी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी की अगर मैं बात करूं तो ये यूएसए की राजधानी है। किसकी राजधानी है भाई? ये यूएसए की राजधानी है। और ये जो है पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। नदी के तट पर स्थित है। क्लियर? कई बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया लंदन किस नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन उसी के तर्ज पर है, आया हुआ क्वेश्चन है। पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में पूछा गया है कि वॉशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लंदन किस नदी के तट पर है। क्लियर? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। और वॉशिंगटन डीसी जो है यूएसए की राजधानी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डोलड्रम क्षेत्र कहां स्थित है? डोलड्रम क्षेत्र कहां स्थित है? तो इसको देखेंगे डोलड्रम क्षेत्र क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट, कर्क रेखा के निकट या मकर रेखा के निकट। अगर हम डोलड्रम की बात करते हैं, यहां पर देखिए एक ग्लोब पर इस चीज को देखते हैं, दर्शाते हैं। क्लियर? क्या हो रहा है ये? ठीक। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है? इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर में 5 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। विषुवत रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और विषुवत रेखा से 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? डोलड्रम का क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, जो मौसम है, वो शांत रहता है। कैसा रहता है? शांत क्षेत्र रहता है। यहाँ पर हवाओं या वायु या पवनों का आरोहण नहीं होता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये शांत क्षेत्र होता है और इसी क्षेत्र को हम डोलड्रम की संज्ञा दी जाती है, डोलड्रम के क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। तो आप लोग मुझे बताओ ये क्षेत्र किसके निकट का है? तो ये भूमध्य रेखा के निकट का क्षेत्र है जिसे हम डोलड्रम का क्षेत्र कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य रेखा के निकटवर्ती जो क्षेत्र होता है वो डोलड्रम का क्षेत्र कहलाता है। देखते हैं काले वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा सेंटेंस लिखा है। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी है यहाँ पर स्पेन। देखते हैं काले वन की अगर मैं बात करता हूं तो काले वन यहाँ पर लिखा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या है ये? ब्लैक फॉरेस्ट। दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन है। भले ही ये वन आच्छादित क्षेत्र है, वन यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट या काले वन जो है एक प्रकार का यहाँ पर एक पर्वत है। और आप सोचोगे काले वन कहाँ पाए जाते होंगे? क्लियर? तो एक ब्लैक फॉरेस्ट है और ये कैसा पर्वत है? ये भ्रंशोत्तत पर्वत है। कैसा? ब्लॉक माउंटेन है। कैसा? भ्रंशोत्तत पर्वत है, माउंटेन है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये जर्मनी में है। कहाँ स्थित है ये? जर्मनी में है। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। इसका मतलब ये ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक, एक प्रकार का माउंटेन है, भ्रंशोत्तत पर्वत है। तो आंसर भी जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन
ग्रैंड कैनियन एक प्रकार की गार्ज है, नदी के द्वारा गार्ज का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा होगा सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है, गंगा नदी भी गार्ज का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी दोस्तों गार्ज का निर्माण करती है। ऐसे ही ग्रैंड कैनियन जो है ये एक प्रकार की गार्ज है और इसका निर्माण भी किसी न किसी नदी के द्वारा होता है। तो किस नदी पर है ग्रैंड कैनियन? मिसिसिपी नदी। ये कहाँ की नदी है? सबसे पहले देख लेते हैं, यूएसए की नदी है। कोलोराडो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये कहाँ की है? ये भारत की है। क्लियर? यांगटी सिकियांग नदी, ये कहाँ की है भाई? ये चीन की नदी है, चीन की सबसे लंबी नदी है। क्लियर? अब मिसिसिपी, कोलोराडो, ब्रह्मपुत्र और यांगटी सिकियांग, हमने पढ़ा है कि ग्रैंड कैनियन का जो निर्माण होता है वो कोलोराडो नदी पर होता है। कहां पर होता है भाई? कोलोराडो नदी पर होता है और ये नदी भी यूएसए में है। कहां है? ये नदी भी भाई यूएसए में है, कैलिफोर्निया में है। क्लियर? कहां है? कैलिफोर्निया। ग्रैंड कैनियन का निर्माण कोलोराडो नदी पर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलोराडो। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें या एक ऑप्शन को डिस्कस करें तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगर हम यांगटी सिकियांग नदी की बात करें तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। कहां है? चीन में है, चीन में इसका जल प्रवाहित होता है, चीन में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है। कहां है ये नदी? यूएसए में है, कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट। ठीक है, तो आई होप आज का जो सेशन रहा है, आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव की जो क्लास रही है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे भी मैं नेक्स्ट ऐसा ही एक क्लास लेकर के आऊंगा, सारे ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन तो हमने यहां पर 20 करे, लेकिन हमने एक एक ऑप्शन को डिस्कस करा, तो उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आगे भी इस प्रकार की क्लास लेकर के आऊंगा। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर सेट किए हैं या तो पिछले एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू।